बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। हमेशा की तरह से हम अपने लेक्चर का आगाज़ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एजिंग। शायद इब्न इंशा का शेर है कि नादान जवानी का ज़माना गुजर गया, अब आ चला बढ़ापा सुधर जाना चाहिए। यानी कि आज हम बूढ़े होने की बातें करेंगे। बूढ़े करने वाले कौन कौन से अवामिल होते हैं? अगर हम बूढ़े होने के प्रोसेस को रोकना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? या अगर हम इसे डिले करना चाहें तो वो कौन कौन से टैक्टिक्स हो सकते हैं कि जिनकी मदद से हम बूढ़े होने की स्पीड को कम कर सकते हैं? और क्या हम किसी हद तक इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में कामयाब हुए या नहीं? इन्हीं सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज एजिंग के टॉपिक में, राइट? सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एजिंग, बूढ़े होने का अमल। एजिंग इज नथिंग अदर देन प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओल्ड। बूढ़े होने का अमल, बूढ़े होने का अमल कहलाता है एजिंग। एजिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय मीन्स of a single statement, that is the negative physiological changes. What is meant by physiology? बहुत पढ़ लिख गए हैं आप लोग। आपको पता है कि स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। याद रखने वाली बात यह है कि आपकी बॉडी में होने वाले नेगेटिव प्रोसेसेस भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। किसी शख्स ने पूछा था कि उरूज क्या है? दाना शख्स ने जवाब दिया कि जिसके बाद जवाल शुरू हो जाता है। आपको डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि ये उरूज है। ये से एक शख्स अपनी कैपेबिलिटीज में या अपने कमाल में, अपने हुनर में किसी खास एज में, किसी खास टाइम पे पीक पर होता है, और उसके बाद ये एजिंग का प्रोसेस ही उसके आगे आता है, उसके आड़े आता है, और उसके बाद इसकी वो तमाम कैपेबिलिटीज आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाती। तो ये क्या है? ये है नुक्ता उरूज। और इस नुक्ता उरूज के बाद क्या शुरू हो गया? जवाल। क्या इस नुक्ता उरूज को हमेशा उरूज पे रखा जा सकता है? तो आंसर इज नो। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसने नहीं मरना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर शख्स को, हर जिंदगी को मौत का मजा चखना है। ये जरूर हो सकता है कि हम इस नुक्ता उरूज को प्रोलॉन्ग कर लें। क्या मतलब है? कि हम कुछ ऐसी आदत अपनाएं कि जिसकी मदद से ये वाला टाइम, उरूज का टाइम प्रोलॉन्ग हो जाए और आपका उरूज एक प्लेट्यू की फॉर्म में फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज का शिकार हो। ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बहरहाल उरूज वो पॉइंट है कि जिसके बाद जवाल शुरू हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जवाल का होना भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब ये प्रोसेसेस पॉजिटिव थे तो हम लोग बच्चे से लड़के, लड़के से फिर नौजवान, नौजवान से फिर जवान हुए, और फिर हम लोग कहाँ चले गए? हम उधेड़ उम्री में चले गए। और उधेड़ उम्री के बाद स्टार्ट हुआ हमारा बढ़ापा। तो वो जो बढ़ापा है वो बेसिकली नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस की देन है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि although these are negative processes but they are quite normal, therefore we want to say negative physiological processes, that is called as the aging. तो क्वेश्चन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं? तो आंसर इज नो। जैसे हम मौत
के अमल को या मौत को नहीं टाल सकते, ऐसे ही हमारी एजिंग का प्रोसेस कभी नहीं रुक सकता। तो हम बोल रहे हैं कि एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस, इट इज एन इनएविटेबल प्रोसेस। लेकिन ये बात हो सकती है कि हम कुछ ऐसी कोशिशें करें कि जिसकी मदद से हम इसके प्रोसेस को क्या कर दें, स्लो डाउन कर दें, राइट। यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर हम एजिंग के मैकेनिज्म को समझ लें तो हम अपनी क्वांटिटी ऑफ लाइफ को अगर ना भी इम्प्रूव कर सके तो हम एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपसे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल 100 साल जीना है तो क्या हम उसमें से 60 साल चारपाई के ऊपर गुजारेंगे? नहीं, तो आंसर इज डेफिनेटली नॉट। तो हमें बेसिकली इस टॉपिक से यही गेन करना है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सवाल ये है कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का आपको बहुत दफ़ा बताया गया है, दोबारा बता देते हैं आप लोगों कि हम इलामात की बात करें कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं या अलामात हैं कि जिनको देखने से आपको अंदाज़ा होता है कि अब आप में रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, मीन नेगेटिव फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की क्वांटिटी या मिकदार बढ़ती चली जा रही है और अब आप लोग इस पॉइंट पर हैं या आप लोग इस पॉइंट पर हैं या इस पॉइंट पर हैं, मीन टू से कि अब आप लोग उरूज पे नहीं है बल्कि आपकी जवानी का जवाल शुरू हो गया है, राइट। सो नंबर 1 थिंग, लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट। सबसे जो पहला साइन आता है दैट इज लॉस ऑफ पिगमेंट्स ऑफ हेयर। अब हम इसको क्यों बोल रहे हैं ये टर्म? बिकॉज के मुख्तलिफ किस्म के रेसेस में और इलाकों में जो पिगमेंट्स हैं वो वेरी करते हैं। ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लॉन्ड भी हो सकता है, तो वेरियस कलर हो सकते हैं। तो अब वो डिफरेंट ब्लेंड ऑफ पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कि जो अब जवाल के किसी इस पॉइंट के ऊपर है उसके अंदर पिगमेंट बनना बंद हो जाएंगे, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है उसको याद करते हुए मुझे एक बड़ा अच्छा सा शेर याद आ रहा था कि मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है, इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है। तो शायद इस पॉइंट पे आने के बाद हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म की भी मत मर जाती है और जहाँ पे पिगमेंट बढ़ना चाहिए था वहाँ रोक दिया और जहाँ नहीं बढ़ना चाहिए था वहाँ बढ़ना शुरू कर दिया, राइट। सो देखते हैं कि अगर पिगमेंट मेरे हेयर में नहीं बन रहे तो फिर कहाँ बन रहे हैं। लुक एट दिस। हम वर्ड कर रहे हैं आप लोगों की नज़र हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ फेस, स्किन, आर्म्स, राइट। डिफरेंट जगहों पे। भाई मेरे मुंह पे तो कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन मुंह पे छाइयों का बनना, मुंह पे छाइयों का बनना एक साइन होता है कि अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर गलत जगह पे पिगमेंट बनना शुरू हो गए हैं और गलत जगह पे पिगमेंट्स का बनना अगेन एक साइन है कि दिस वेरी मैन और वुमन इज बेसिकली अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग, राइट। देन वी वांट टू सी, आप लोगों की स्किन जवानी में बहुत सॉफ्ट और हार्ड होती है। हार्ड से बात मेरे पास ही है कि इट हैज़ गॉट अ टोन, इसकी एक टोन होती है। छूने से आपको इसके अंदर जिंदगी का एहसास पैदा होता है। लेकिन अगर आप किसी बूढ़ी स्किन को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अब इसके अंदर वो टोन बाकी नहीं रही, राइट। तो उसके ऊपर आपको नजर आएगी क्या? ड्राइनेस। आपको ड्राइनेस नजर आएगी, ड्राइनेस ऑफ स्किन, राइट। इसके अलावा आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो आपको इन बाबा जी और इन अम्मा जी के चेहरे के ऊपर क्या नजर आ रहे हैं? रिंकल्स। रिंकल्स क्या होती हैं? सलवटें, झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई हैं। तो इनकी स्किन के ऊपर आई एवर डेवलपिंग रिंकल्स, दे आर अगेन अ साइन ऑफ व्हाट? एजिंग। फिर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि पंजाबी का एक मुहावरा है कि उठा जाए ना तो दुर फटे मुँह गोडियां दा। ये मैंने क्यों बोला कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अब वो फुर्ती, वो चुस्ती नहीं रही, वो एजिलिटी नहीं रही कि जिसकी मदद से ये ज़मीन के ऊपर वही बात चलता था, फिरता था, दौड़ता था।
इसकी कॉज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल अब इसके अंदर एनर्जी का वो लेवल नहीं रहा जो कि ज़ाहिर यूथ में इसके पास था। तो हम इसे बोलते हैं अपनी मेडिकल साइंसेज में बाय मीन्स ऑफ द टर्म दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ एजिलिटी। लॉस ऑफ एजिलिटी, फुर्ती का ख़त्म हो जाना। एजाइल होता है स्विफ्ट, तेज, एक्टिव ऑर्गेनिज्म, तो एजिलिटी क्या होती है? फुर्ती। तो इसके अंदर एजिलिटी ख़त्म हो जाती है। जब तक हमारी बॉडी में एंजाइम्स, कौन से एंजाइम? फूड को ब्रेक करने वाले एंजाइम ज़्यादा होते हैं, तो तब तक मेरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव मेटाबॉलिक रेट मींस एनाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, कैटाबॉलिक रेट कम होता है। मेरी बॉडी के अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? मेरी बॉडी के वो एंजाइम जो फूड को इफेक्टिवली बर्न कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए? डिटीरियोरेट हो गए या कम हो गए। अब मेरी बॉडी में जो फूड जा रही है वो क्या करेगी? डेफिनेटली वो मुझे एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगी, बल्कि वो मेरी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे स्टोर होना शुरू हो जाएगी। मेरा पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेरी टांगों के अंदर फैट जमाना शुरू हो जाएगी, मेरी बाजू पे फैट जमाना शुरू हो जाएगी। ये सारी की सारी साइंस क्या बता रही हैं? आर्मी में एक स्टेटमेंट दी जाती है कि अगर आप लोगों का पेट निकलना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि आप बूढ़े हो गए। अ पर्सन, आर्मी पर्सन हु हैज गॉट अ फिट यू कैन से बॉडी स्ट्रक्चर, इट मींस ही इज यंग। तो यहाँ पे जो बड़ा हुआ पेट, लटकी हुई स्किन, राइट, और deposition of fat beneath the skin, these are all signs of what? Negative physiological change। तो जाहिर है जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाएगी तो आप लोगों का वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं आप लोगों के लिए, नाउ वी वांट टू राइट कि इंक्रीज्ड वेट, इंक्रीज्ड बॉडी वेट due to accumulation of fat, due to accumulation of fats। तो चर्बी जमा हो गई है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। वैसे तो जो बात हम आप लोगों से अब करने वाले हैं वो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को उसकी यूथ में और ओल्ड एज में। तो आमतौर पे आप देखा है कि यूथ में लोगों के चेहरे पे ऐनक नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक होती है। आई एम कंपेयरिंग द सेम ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बचपन में ही आंखें खराब है तो सेकंड इशू। हम एक ऑर्गेनिज्म को यूथ में जो ग्लासेस नहीं लगा रहा था हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ओल्ड एज में, तो आपको नजर आएगा कि इसी बंदे को ओल्ड एज में क्या लग गई हैं? ग्लासेस। इसका मतलब ये है कि अब उसकी चीज़ों को फोकस करने की एबिलिटी कम हो गई है, इसके लेंस में कोई चेंज आ गई है, इसके सेरेब्रल मसल्स में कोई चेंज आ गई है, इसके जो मसल्स फोकस करने में हेल्प कर रहे थे, अकोमोडेशन में हेल्प करते थे, वो सारे डिस्टर्ब हो गई हैं। तो ये सारी की सारी किस चीज़ का साइन है? डेफिनेटली एजिंग का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुअर विजन। तो पुअर विजन इज एन अदर साइन ऑफ व्हाट? एजिंग, राइट। देन एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बट manageable symptom, and that very symptom is called as forgetfulness। forgetfulness, हम भुलक्कड़ हो जाते हैं, हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, राइट। मेरे अपने व्यू में इन सारी बातों के साथ जो सबसे खतरनाक सिम्टम है वो यही है कि इंसान चीज़ों को रख के भूलना शुरू हो जाता है। उसने अपने सर के ऊपर ग्लासेस लगाई होती है और कहता है कि मेरी ग्लासेस कहाँ हैं। उसने अपने हाथ में कीज पकड़ी होती है और पूछता है मेरी कीज कहाँ चली गई हैं, राइट। तो ये जो मेरे पास सिम्टम है फॉरगेटफुलनेस का, ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड सिम्टम है एजिंग के लिहाज से। अगर आप लोग एजिंग के लिहाज से होने वाली मेमोरी चेंजेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेमोरी के अंदर हमने दो किस्म की चीज़ों को रिलेट करना होता है। नंबर एक, कि मैं इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी स्टोर कर सकता हूं। तो डेफिनेटली जब आप छोटे होते हैं तो आपको कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना आसान होता है, लेकिन जो आप बड़े तो चले जाते हैं आपकी माइंड की हार्ड डिस्क फिरना शुरू हो जाती है और फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। आई वांट टू से कि अगर मैं मेडिकल की बेस पे बात करूंगा तो वो न्यूरोनल सर्किट्स जिन्होंने डेवलप हो के उस पर्टिकुलर ह्यूज किताब को अपने माइंड में स्टोर करना था वो कम होते चले जाते हैं। तो
छोटे होते हुए या यूथ में आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं और बड़े बूढ़े होने के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम होते चले जाते हैं। देयरफॉर आपकी चीज़ों को मेमोराइज करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है आपके माइंड में। आपने कोई टेबल याद किया था छोटे होते हुए, या आपने कोई कुरान फॉर एग्जाम्पल हिफ्स किया था, या आप लोगों ने कोई और बुक पढ़ी थी, आप लोगों ने कोई मूवी देखी थी, आप लोगों ने कोई ड्रामा देखा था, राइट। तो अब आप लोग उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में से, दैट इज कॉल्ड एज योर ऑफ कोर्स मेमोरी, दैट इज योर ब्रेन, आप उसमें से इंफॉर्मेशन हार्वेस्ट आउट करना चाह रहे हैं। इट इज देयर, वो वहीं पर रहेगी, लेकिन अगेन वही बात है, आपके ब्रेन की एबिलिटी कि वो इस इंफॉर्मेशन में से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकाले, इट टेक्स टाइम। तो जाहिर है आपके माइंड की प्रोसेसिंग एबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो चली जाती है। लेकिन अगर आप इसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सरसाइज करते रहें, आप ब्रेन गेम्स खेलते रहें, आप चीज़ों को खुद से रख के उसे ढूंढने की कोशिश करते रहें, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। सो ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग गेम्स खेलनी चाहिए, ठीक है। प्लस अगर हम देखें तो आपको मेरी एक बात और बतानी है, वो ये कि अगर आप किसी ओल्ड आदमी को देखें तो शायद वो अपनी एक्टिविटी में इतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन कॉग्निशन में और रीजनिंग में बहरहाल वो बिल्कुल सही होगा। उसके काम के अंदर परफेक्शन का लेवल ज़्यादा होगा। इसे देखा होगा आप लोगों ने कि जो बूढ़े आदमी हैं वो ज़्यादा तौर पे चीज़ को स्लो लेकिन परफेक्टली करने के आदी होते हैं। तो इट इज़ ऑल ब्रेन दैट इज़ गोइंग टू डिक्टेट द एक्टिविटीज इन द लाइफ। तो छोटे होते हुए आप कोई भी काम बस कर गुजरना चाहते हैं, बिकॉज कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ न्यूरल सर्किट्स जो डेवलप हो रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एजिंग के प्रोसेस में ये जो बहुत बड़ा सिम्टम है, जो आपकी एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करने में बहुत बड़ी रुकावट है, वो फॉरगेटफुलनेस होती है। तो उसको आप लोग डेफिनेटली बिन एक्सरसाइज के थ्रू क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सो लेट्स सी, जाहिर है मैंने आपसे बोला था कि सारी गेम किसकी है, एंजाइम की। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि अगर बॉडी के एंजाइम ऐसा डिटेरियोरेट होने हैं तो उसके रिजल्ट में डेफिनेटली जनरल बॉडी वीकनेस हो जाएगी। इट इज जनरल बॉडी वीकनेस, राइट। अदर फैक्टर जनरल वीकनेस के साथ जो एसोसिएटेड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास चूंकि एनर्जी नहीं है और वो वाले सेल्स नहीं हैं कि जो आप लोगों की बॉडी का डिफेंस कर रहे थे, तो जाहिर है उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक पुअर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होगा। अब इन बाबा जी को या अम्मा जी को एक छोटी सी प्रॉब्लम कब, जो यूथ में लगती छोटी सी प्रॉब्लम, अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के नजर आ सकती है, बिकॉज कि अब उस पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम के ऊपर ये छोटे से ऑर्गेनिज्म बड़े भारी पड़ रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर व्हाट, पुअर इम्यून सिस्टम। पुअर इम्यून सिस्टम इज अनदर, you can say what, symptom of aging। हमारे जो बुजुर्ग बार बार क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे। Now we want to see another, you can say disorder, और उसके लिए मूव करना पड़ेगा to the next part of the board। Yes my dear students, हम बात करेंगे आप लोगों से कुछ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की। यानी कि अगर आप देखें तो आप लोगों की बॉडी में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट चीज़ों की, डिजेनरेशन ऑफ मुख्तलिफ चीज़ों की डिजीज नजर आएगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों के जोड़ों के एंड पे प्रेजेंट कार्टिलेज नॉट ओनली इन क्वालिटी बट ऑल्सो इन क्वांटिटी क्या होगी, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। नॉट ओनली इट इज ट्रू विद द कार्टिलेज बट इट इज ऑल्सो ट्रू विद द बोन्स। ये बोन के साथ भी ट्रू है। आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। आपके बोन्स के अंदर प्रेजेंट कोलेजन फाइबर्स में जहाँ कनेक्शंस बनने थे वो टूट जाएंगे, जहाँ नहीं बनने थे वहाँ बनना शुरू हो जाएंगे। जैसा भी मैंने बोला था, उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर वी कॉल इट एज नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज। फिर इसके अलावा आप लोगों को याद होगा, हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 में ये बात पढ़ी थी कि आप लोगों की वेन्स में और आर्टरीज में एक लेयर होती है, उसका नाम होता है ट्यूनिका इलास्टिका, राइट। तो वो जो ट्यूनिका इलास्टिका है, ये आप लोगों की वेन्स को बड़ी सॉफ्ट जेंटल रखती हैं, सो दैट योर हार्ट मे वर्क अगेंस्ट दीज डेलिकेट वेसल्स वेरी यू कैन से पीसफुली।
आराम से काम कर सकता हो। लेकिन अगर आप लोगों की जो इलास्टिक फाइबर्स है, लुक एट दिस डायग्राम, आपको यहाँ पे नजर आ रही है ट्यूनिका इलास्टिका, अगर ये ट्यूनिका इलास्टिका की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो अब ये वाली ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, बहुत हार्ड। याद करिए अगेन पार्ट 1 चैप्टर नंबर 14 डिस्कस होता आप लोगों के साथ कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, हार्डनिंग ऑफ द वेन्स एंड आर्टरीज ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ ट्यूनिका इलास्टिका will lead to what? Definitely hardening of the arteries and veins. This is called as atherosclerosis and definitely it will exert an extra pressure on the heart, तो उससे ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि जो हमारे पास जो इलास्टिक टिश्यू है वो भी क्या लगेगा, डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज, डिजेनरेशन ऑफ बोन्स, डिजेनरेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यूज, राइट। आपकी जो इलास्टिक टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स ट्यूनिका इलास्टिका, ठीक है। और उसके रिजल्ट में मेरे पास क्या होगा, एक डिजीज, एंड दैट वेरी डिजीज इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको मतलब बताया था कि आप लोगों की जो वेन्स है और आर्टरीज दे विल बिकम वेरी हार्ड। नाउ योर हार्ट has to work against these hard vessels, so therefore it will leads to high blood pressure, blood pressure ज़्यादा हो जाएगा और इस इंक्रीज ब्लड प्रेशर को हम नाम क्या देते हैं, हाइपरटेंशन। तो इस पर्टिकुलर उद्धेड़ उम्र शख्स को जो 40 प्लस हो गया है अब हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाई ब्लड प्रेशर, राइट। तो क्या ख्याल है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर हो रही है? तो नहीं, आप देखें तो आपको इन आर्टरीज के अंदर भी, वेन्स के अंदर भी चीज नजर आ रही है। क्यों? कि अब इन हजरत के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम भी कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो रहा है, हाइपर कोलेस्टेरीमिया। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हुआ और ये वाली क्वांटिटी ख़ास तौर पे अगर कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गई, हो गई ज़्यादा ये कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी, तो डेफिनेटली इट कैन लीड टू द कार्डियक स्ट्रोक। तो उसकी वजह से कार्डियक स्ट्रोक हो सकता है और कार्डियक स्ट्रोक डेफिनेटली जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये सिर्फ वो बातें हैं जो आपकी बुक में बताई गई हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा बॉडी में चेंजेस नहीं आ रही होती। आपकी बॉडी की हर चीज़ अब उरूज के मकाम से गुजर के रूबा ज़वाल है। हर चीज़, चाहे आपका स्केलेटन हो, चाहे आपके नेल्स हो, चाहे आपके लिवर के फंक्शंस हो, चाहे आप लोगों के किडनी के फंक्शंस हो, चाहे आपके लंग्स के फंक्शंस हो, हर वो चीज़ जो आपकी यूथ में आपके साथ चल रही थी, लगता है कि जैसे आपसे रूट सी गई। देखना ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एजिंग बेसिकली है क्या। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देयर इज नो आंसर, इट मीन्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। हम इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म से कैसे हैं ना आशना हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वी डोंट नो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अगर हम सोचे तो उनके में बड़ी वैल्यू लगती है, वर्थ वाइल है वो बातें। मतलब सबसे पहली बात ये है कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सेल्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सेल्स ये डिटरमाइंड। आपको याद है कि जब आप दुनिया में आए थे तो आपकी बोन्स छोटे साइज की थी, आप लड़के हुए तो बोन्स और बड़ी हो गई। जब आप फुली मैच्योर हो गए तो बोन्स ने अपना मैक्सिमम साइज गेन कर लिया, उसके बाद बोन्स ने बढ़ना बंद कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि बोन ने इलांगेट होना बंद कर दिया? तो आंसर इज वेरी सिंपल। आप लोगों की बोन्स के वो वाले सेल्स जो कि आप लोगों की बोन के साइज को डिवाइड होकर बढ़ा रहे थे, उनका नंबर तय था। ये 200 मरतबा डिवाइड करेंगे, ये 400 मरतबा डिवाइड करेंगे, ये 600 मरतबा डिवाइड करेंगे, वट एवर द नंबर वॉज। वंस द बोन सेल्स गेन दैट पर्टिकुलर नंबर, तो फिर उस पर्टिकुलर क्लॉक को बंद कर दिया जाता है। आपके हर सेल के अंदर एक क्लॉक लगा है जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सेल ने इतने टाइम के बाद इतनी मरतबा डिवाइड होना है। तो जब वो वाला डिवीजन कंप्लीट कर ली जाएगी तो फिर जाहिर है नए सेल बनने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा।
जब नए सेल बनने का प्रोसेस खत्म होगा तो फिर बॉडी सिर्फ पुराने सेल्स के ऊपर ही जिंदा रहेगी। तो जब तक पुराने सेल्स अपना फंक्शन सही करते रहेंगे, आप इस पर्टिकुलर प्लेचू को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और जब पुराने सेल्स की डेथ स्टार्ट हो गई तो जाहिर है आपकी डेथ भी स्टार्ट हो जाएगी, या नेगेटिव मेटाबॉलिज्म का रेट और तेज़ हो जाएगा, बिकॉज कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। बॉडी केमिस्ट्री में जो चेंजेस आती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत सी डिस्कस आप लोगों से पहले हो गई हैं, लेकिन जाहिर है आपके लिए ये लिखना यहाँ पर ज़रूरी है, तो लिख रहे हैं आप लोगों की। नंबर 1 सबसे पहली चेंज ये आती है कि आप लोगों की बॉडी में जो कोलेजन फाइबर होता है उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाती है। अगर हम बोन्स के लेवल पे बात करेंगे तो क्या होगा, मैंने बोला था आप लोगों के साथ कि लुक एट दिस कोलेजन फाइबर, इसकी जब फॉर्मेशन हो रही थी तो इसके बॉन्ड किसी और स्टाइल में डेवलप हो रहे थे। लेकिन जब हम ओल्ड होना शुरू हुए तो लुक एट दिस कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और अब नॉर्मल जगहों पे नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो गए, राइट। अगर हम लोग आप लोगों की बॉडी में पाई जाने वाली प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के बारे में भी ऐसा ही है कि वो प्रोटीन्स जो नहीं बननी चाहिए थी वो बनना शुरू हो गई, और जो बन रही थी वो नहीं बन रही। और इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी इलास्टिक फाइबर की, कि जो इलास्टिक फाइबर है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होती चली जाती है, लूज होती चली जाती है। हालांकि इस भाट को सुकून से काम करते रहने के लिए इलास्टिक फाइबर्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल रहना ज़रूरी था। लेकिन इस घर को आग लगी घर के चिराग से, यानी कि इस बंदे ने खुद ही ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दी जो कि इसके लिए इसके ख्याल में बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी था, इसे वही ज़ील एंड जेस्ट प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन उसकी ओवरटेक से, ज़्यादा खा जाने की वजह से यही चीज़ें इसकी वेसल्स के अंदर डेपोजिट हो गई, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, और अब इसका हार्ट एक्स्ट्रा वर्क करके थकना शुरू हो गया है। अब इस बंदे को सांस भी चढ़ता है, इसे चला भी नहीं जाता है, राइट, इससे चीज़ें चढ़ी भी नहीं जा रही हैं। ज़रा सा चलता है तो जो हार्ट रेट है और ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। सो दीज आर ऑल changes in the body chemistry. Now we want to move to the next point, and for this purpose we have to go to the next part of the board. My dear students, अगर आप लोग सारी की सारी चीज़ों को नलीफाई कर लें जो हमने पीछे कहीं आप लोगों के साथ, तो तब भी एक बहुत बड़ी फोर्स है, दैट इज अ सुपर नेचुरल फोर्स और द नेचुरल फोर्स, एंड वी कॉल इट एज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है? एनी चेंज इन द डीएनए, आपके डीएनए को, जैसे मैंने बोला था कि सेल्स का नंबर है एक खास, उस खास नंबर के बाद सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं। इस तरीके से आपके डीएनए को रेप्लिकेट करवा के ही सेल का नंबर इंक्रीज किया जाता है। अगर डीएनए की कॉपीज नहीं बनेंगी तो सारे नए सेल भी नहीं बनेंगे। अगर मेरा डीएनए अपने जैसा नया डीएनए बना रहा है, चैप्टर नंबर 2 याद करें पार्ट 1 का, तो अगर डीएनए अपने जैसा नया डीएनए बना रहा है तो हम इसे क्या बोलते थे? रेप्लिकेशन। रेप्लिका मीन्स कॉपी। तो जब हमारे पास डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो जैसे हमारे ये बुजुर्ग फॉरगेटफुल हो गए, इनका डीएनए भी फॉरगेटफुल हो गया है, और अब वो भी क्या है, मिस्टेक करना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारे नए बनने वाले डीएनए में एरर्स डेवलप हो जाते हैं। तो जो हमारे पास एरर्स का नंबर बढ़ता चला जाता है तो फिर क्या क्या हो जाती हैं, एबनॉर्मलिटीज पढ़ना शुरू हो जाती हैं, और यही तो बेसिकली नेगेटिव क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो हम लिख रहे हैं कि आप लोगों के डीएनए में एरर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये वाले एरर्स कैसे हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस, अचानक होना शुरू हो जाए, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बनने एंजाइम्स या हमारे पास बनने वाली प्रोटीन्स, ये भी कैसी होती हैं, एरोनियस, मीन्स वो भी एरर से फुल होती हैं। तो इट ऑलवेज गिव टू द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। आज के लेक्चर का हासिल वो ये बातें हैं जो हम अभी करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग यंग हैं, आप लोग अपनी यूथ को बेहतर तरीके से यूज़ करके अपने एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, या इवन अपने नुक्ता उरूज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने गिर्द कोई बहुत लेड के खौल नहीं चढ़ाने हैं, आपने आपको एक कमरे में बंद करके बैठ नहीं जाना है कि मेरे अंदर म्यूटेशंस ना हो, नॉट एट ऑल। बल्कि आप लोगों को कुछ अपनी हैबिट्स में चेंज लाना है। देखते हैं कि वो चेंजेस कैसी हो सकती।
सबसे पहली चीज है बेटर न्यूट्रिशन, सबसे पहली बात। अब याद रखने वाली बात है कि जब हम लोग बात करते हैं कि आपने बेटर न्यूट्रिशन लेनी है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा खाना है। हमें मेल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होना, ये है मतलब बेटर न्यूट्रिशन का। हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप बेशक थोड़ा खाएं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडीज डिमांड ऑफ द कैलोरी, आप उसके लिहाज से खाएं। अगर आप लोगों को एक दिन में 1000 कैलोरीज की जरूरत है, तो आप 4000 कैलोरीज वाला खाना क्यों खाएंगे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स एक्यूमुलेट होने की। यही वजह है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की, यही वजह है एथेरोस्क्लेरोसिस की, यही वजह है एम्बुलस फॉर्मेशन की आप लोगों के ब्रेन की ब्लड वेसल में या आप लोगों के हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में। तो अगर आप लोग मुनासिब खाएं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसे पॉसिबल है एक बंदा जो चेयर पे बैठा हुआ है उसकी फूड की डिमांड वही हो जो एक मजदूर की है? हम काम चेयर पे बैठे करते हैं और खाने मजदूरों से भी बदतर खा रहे होते हैं। दिस इज अ बेसिक रीजन। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने बेटर न्यूट्रिशन रखनी है। फिर उसके बाद है आप लोगों को कुछ अपनी हैबिट्स में चेंज लानी है। तो अगर हम लोग हैबिट्स को चेंज करने की बात करें, तो उसमें सबसे जो पहली हैबिट है जिसका मैं सबसे बड़ा फैन हूं, दैट इज एक्सरसाइज। वो चीज जो आपको हमेशा जवान रख सकती है, दैट इज दिस वेरी थिंग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आप बूढ़े होने के प्रोसेस को कभी भी डिले नहीं कर सकते। तो ये आज की स्टार बात है। ग्रेड 11 से आपके साथ ये शेर बोला हूं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो जब आप अपने लहू को गर्म रखेंगे, आप एनर्जाइज रहेंगे, तो ही आप लोग नेगेटिव रिएक्शंस को डिले कर सकते हैं। और अपने लहू को गर्म रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, डू एक्सरसाइज डेली। आपका कोई दिन ऐसा ना हो कि जब आप लोग एक्सरसाइज ना करते हो, आप लोग वॉक ना करते हो। आपके चेहरे की फ्रेशनेस, आपके स्किन की टोन, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ब्लड सप्लाई। अगर आपके टिश्यूज को, आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रहे, तो आप कभी नेगेटिव फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को डिले या रोक नहीं सकते। तो एक्सरसाइज इज द गेन ऑफ दिस लेक्चर। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप चाहे कम खाएं या ज्यादा खाएं, आप कभी हेल्दी नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट दिन में 2-4 किलोमीटर वॉक तो करें, ये बहुत जरूरी है। राइट, देन एक और चीज जिसका हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, वो है लैक ऑफ स्लीप। हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के गैजेट्स आ गए हैं, वो गैजेट्स ने हमारी स्लीप ड्यूरेशन को कम कर दिया है। और अगर हम सोते भी हैं तो इंफॉर्मेशन की जो टाइप हमारे पास ब्रेन में आ रही है, वो हम लोगों को नॉर्मल सोने नहीं देती। तो एडिक्वेट साउंड स्लीप, मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं। नंबर 1 इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है काफी ज्यादा मिकदार में। एडिक्वेट साउंड स्लीप, 2 वर्ड लिखे हैं मैंने स्लीप के रेफरेंस। कम से कम जो आपको सोना चाहिए वो 8 घंटे है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 बजे सोए और सुबह 10 बजे उठे। इट इज नॉट द रूल ऑफ नेचर। याद रखिए, जो कौम भी नेचर के उसूलों के अगेंस्ट चलेगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। आप प्रॉपर गो अर्ली टू द बेड एंड राइज अर्ली, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। यानी कि अगर आप लोग सुबह उठ के फजर की नमाज कीम करना चाह रहे हैं, तो उस फजर की नमाज से 8 घंटे पहले गो टू द बेड। दिन काम के लिए है, रात कामों के लिए नहीं है। तो आप एडिक्वेट साउंड स्लीप लें और उससे पहले तमाम किस्म की फिक्रों एक साइड पे रखें और आराम से सोएं। राइट, एंड देन जो आप लोगों ने देखा है, मैं अपनी पहले मुसलमानों की बातें करूं, बाकी लोगों की बातें बाद में करूंगा। और वो है हमारे पास क्या, मेंटेनेंस ऑफ द वेट। कि आप लोग कभी भी ओवरवेट ना हो। आपने ओवरवेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा देना है। इसके ऊपर आपकी बॉडी का वेट आपकी हाइट के कोरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर आप लोग अपने वेट को मेंटेन रखते हैं
तो याद रखिए आपकी बोन्स, आपकी कार्टिलेज कभी ख़राब नहीं होगी और आप 80 बरस के होने के बावजूद भी मैराथन रेस में बहुत आसानी से हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आप 40 बरस की उम्र में ही इतने इतने बुरे मुंह बना के दर्द का इजहार करेंगे कि लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो जरूरत किस बात की है कि आप अपनी बॉडी को ओवरवेट होने से बचाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज कि ये आप हमारे मुस्लिम के साथ तो ट्रू नहीं है, वो ये है कि एवॉइड अल्कोहल। ठीक है, एवॉइड अल्कोहल। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम में से मुसलमान हैं वो तो कभी अल्कोहल नहीं पीते हैं, बिकॉज कि शराब वैसे ही इस्लाम में हराम है। तो एवॉइड अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल हमारे लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, उसको सिरोसिस ऑफ लिवर कर देती है। और आपको पता है कि लिवर हमारी बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर भी है और सबसे सेंट्रल मेटाबॉलिक एक्सेस भी है। तो अगर आपका लिवर ख़राब होगा तो जाहिर है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन और ब्ला 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 वो सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी बुक पे गिवन येलो बॉक्स की। आपकी येलो बॉक्स में एक टर्म लिखी, दैट इज कॉल्ड एज जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी का मतलब ये है कि हम स्टडी ऑफ एजिंग कर रहे हैं, हम बूढ़े होने के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर जो इंसान को बूढ़ा करते हैं और कौन कौन से फैक्टर जो बूढ़ा होने से बचा लेते हैं। आपकी बुक ने कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज दी हुई है जो ज़ाहिर आपको याद करनी है। वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट 20 ईयर में, जब ये बुक लिखी जा रही थी राइट, तो उस वक्त से लेकर अगर हम नेक्स्ट 50 ईयर्स लगाएं या नेक्स्ट हाफ सेंचुरी लगाएं तो वो बाई 2020 और 2030 बनता है। ठीक है, तो तकरीबन 2020 या 2030 तक की हम बात कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन बूढ़ी हो रही है। सर ये क्या बात हुई, हमारी ज़मीन बूढ़ी हो रही है? भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी ज़मीन पे बूढ़ों की मिकदार बढ़ती चली जा रही है। उस पर्पज़ के लिए हम आप लोगों की बुक के पे कोटेड स्टैट्स को यहाँ लिखते हैं। कैसे? बाय मीन्स ऑफ अ टेबल, यानी कि एक में हम लोग लिख रहे हैं एज और एक में हम लिख रहे हैं नंबर राइट। तो आपकी बुक में लिखा है हमारे जो स्टूडेंट्स ये कि जिन लोगों की एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है उनका नंबर अगले 50 साल में 8 मिलियन से बढ़कर, क्या मैं स्टूडेंट्स बोला है कि 8 मिलियन से बढ़कर कितना हो जाएगा, 14.5 मिलियन हो जाएगा। आप देख लें कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के जो बूढ़े हैं उनका नंबर तकरीबन 5.5 मिलियन ज़्यादा हो जाएगा। तो दुनिया पे बूढ़े क्या हैं, बढ़ रहे हैं राइट। और हमारी तवक्को ये है कि 80 ईयर्स, जिन लोगों की एज क्या थी स्टूडेंट्स, 80 ईयर्स या जिनकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनका नंबर 5 मिलियन, अब कितना है 5 मिलियन, तो ये वाला नंबर 5 मिलियन से बढ़कर कितना हो जाएगा, 12 मिलियन। 12 मिलियन यानी कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की तादाद 7 मिलियन बढ़ जाएगी, नॉट 4 मिलियन बल्कि 7 मिलियन बढ़ जाएगी। इसके पीछे जाहिर है बहुत सारी कॉजेज़ हैं। सबसे जो पहली कॉज है वो ये है कि हमारे जो बूढ़े हैं, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बूढ़ों की बात नहीं कर रहा, उनकी ज़िंदगी को गुजारने की जो एक क्या है एबिलिटी, वो बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? बाय हैविंग मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर हेल्थ, नाउ दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, प्लस नाउ वी हैव बेटर मेडिकेशंस। पहले हमारे पास हार्ट की मेडिसिन नहीं थी, हमारे पास किडनी को सपोर्ट करने की मेडिसिन नहीं थी, तो इस तरह की जितनी मेडिसिन है, ब्रेन के फंक्शंस को सपोर्ट करने की मेडिसिन नहीं थी, तो जो अवेयरनेस है अबाउट द हेल्थ वो बढ़ गई है एंड नाउ दे आर मोर कॉन्शियस। प्लस हमारे पास ये हमारे स्टूडेंट्स के इन ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी थी कि उन्होंने अपनी यूथ को ज़्यादा बेहतर गुजारा, उन्होंने ज़्यादा बेटर एक्सरसाइजेज की एज़ कम्पेयर टू देयर फोर फादर्स, तो जिसकी वजह से भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने डीएनए को देखें तो आपका डीएनए मैक्सिमम, आपका डीएनए, हम बात करें आप लोगों के डीएनए की, तो आपके डीएनए से जो मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है वो कितनी है, वो है 120 ईयर्स से लेकर 125 ईयर्स तक। यूजुअली लोग इससे ज़्यादा नहीं जीते, और जो जीते हैं, आप सूरह यासीन को देखें तो क्या फरमाया कि हम जिसे खलकत में लंबी उम्र देते हैं तो उसे औंधा कर देते हैं, वो बेंड हो जाता है राइट। तो अगर इतनी ज़िंदगी मिल गई है तो इससे ज़्यादा ज़िंदगी तो ज़ाहिर है
शायद तवक्को भी नहीं हमारे डीएनए मॉलिक्यूल से। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि हम जब जेनेटोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि हम इंसान की ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, नेवर। हम एक ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर जितनी ज़िंदगी गुजारता है उसके अंदर हेल्दी फेस को बढ़ा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनिज्म ने 125 साल जिंदा रहना है तो वो 110 साल चलता फिरता जिंदगी गुजारे। हाउ ही और शी कैन अचीव दिस टारगेट? डेफिनेटली बाय बेटर न्यूट्रिशन, by adequate sleep, by regular exercises, by controlling the weights and by avoiding what? The alcohols. अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये वाले 5 काम कर ले तो वो अपने डीएनए के साथ पूरी वफा करेगा और डीएनए उसके साथ पूरी वफा करेगा। इस दुआ के साथ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारें, आप अल्कोहल और सिगरेट जैसे जो अमूर हैं उनसे बचें, अपने डीएनए को ख़राब होने से बचाने में कामयाब हों और अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी सेहत के साथ गुजारने में कामयाब हों। और आप अपनी, हमेशा बोलता हूँ, वालिदैन का भी खूब ख्याल रखें। उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमने ये पढ़ा था स्केलेटन वाले टॉपिक में भी। उनकी न्यूट्रिशन का भी पूरा ख्याल रखें, उनको भी हेल्दी वेल्दी रखें कि वो आपके साथ एक खूबसूरत साया बन के रहें। दे मे नॉट बिकम योर लाइबिलिटी। अगर हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो वो आपके साथ एक रहमत बन के ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे। आई होप यू विल डू इट। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।